नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज हरियाणा में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर कर दिया। हरियाणा में अचानक सरकार का चेहरा बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन पांचों वही चेहरे हैं जो खट्टर की सरकार में मिनिस्टर थे। यानी हरियाणा में सिर्फ सरकार का चीफ मिनिस्टर बदला है, बाकी सरकार ज्यों की त्यों है। हालांकि चंडीगढ़ में आज जो हुआ वो अप्रत्याशित था। किसी को भनक तक नहीं लगी थी, दूर दूर तक किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया जाएगा। कल ही खट्टर द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर दिखाई दिए थे। कल ही मोदी ने खट्टर की जमकर तारीफ की थी, उनके साथ अपने पुराने जमाने की यादें ताजा की थी। किसी को नहीं लगा था ये खट्टर के लिए विदाई भाषण था। इसीलिए आज सुबह जब खबर आई तो हर कोई हैरान था। सुबह हलचल हुई, दोपहर होते होते खट्टर इस्तीफा देने राजभवन पहुंच गए और दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर्स चंडीगढ़ पहुंचे। विधायक दल की मीटिंग हुई, नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। लेकिन इस फैसले से होम मिनिस्टर अनिल विज नाराज हो गए। वो मीटिंग बीच में छोड़कर अंबाला वापस चले गए। शाम को 5:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। अनिल विज स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं पहुंचे, लेकिन बड़ी बात यह है कि जननायक जनता पार्टी के 10 में से 3 विधायक शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। ये वो पार्टी है जिसके साथ मनोहर लाल खट्टर की सरकार का अलायंस था। अब यह अलायंस टूट गया है। अब सवाल है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन के साथ साथ हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी टूट जाएगी? आखिर बीजेपी ने अचानक खट्टर को क्यों हटाया? नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या मैसेज दिया? हरियाणा में बीजेपी की रणनीति क्या है? लोकसभा के चुनाव पर इसका क्या असर होगा? हरियाणा की सियासत में क्या बदलाव दिखेगा? इन सारे सवालों पर बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि आज चंडीगढ़ में क्या क्या हुआ, कैसे पल पल सियासी माहौल बदला। आज नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रखा। सैनी को खट्टर का करीबी माना जाता है। सैनी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इस समय कुरुक्षेत्र से बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। नायब सिंह सैनी 54 साल के हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। सांसद बनने से पहले 2014 में एक बार विधायक रह चुके हैं। नायब सैनी को संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। वो मनोहर लाल खट्टर की पिछली सरकार में मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आज मुख्यमंत्री बन गए। नायब सिंह सैनी के सामने सबसे पहली चुनौती लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 10 सीटें बीजेपी को जिताने की है। और इसके बाद इसी साल नवंबर में हरियाणा में असेंबली के इलेक्शन होने हैं और अब विधानसभा चुनाव नायब सिंह सैनी की लीडरशिप में होंगे। इसलिए ये उनके सामने दूसरा चैलेंज होगा। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण के बाद मनोहर लाल खट्टर ने कहा, पार्टी ने जो फैसला किया उन्होंने उसका पालन किया। अब उन्हें क्या दायित्व सौंपा जाएगा, वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला भी पार्टी हाईकमान करेगा। बहुत हमारा एक युवा चेहरा श्री नायब सिंह सैनी के रूप में, जो अभी तक पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र से थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उनको मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया है। मैं बहुत अच्छी प्रकार से हमारे श्री नायब सिंह सैनी को जानता हूं। मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। हम लोग 1996 से लेकर के और आज 2024 तक ये लगभग 28 वर्ष पुराना हमारा संबंध है। और एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते उन्होंने काम शुरू किया था। बाद में नेता बने, विधायक बने, प्रदेश में मंत्री बने, फिर सांसद बने, प्रदेश के अध्यक्ष बने और मुख्यमंत्री के नाते उनको जो दायित्व सौंपा गया, मैं उनको बहुत ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय जो होगा मैं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में नए नेतृत्व को आगे लाने के लिए लगातार ये प्रयत्न रहते हैं। जैसे अभी हमने देखा मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो,
नया नेतृत्व आया है। यहाँ भी नए नेतृत्व के नाते से मैं अपने छोटे भाई नायब सिंह सैनी को उनका अभिनंदन भी करता हूँ। मुख्यमंत्री के नाते से वो नए मुख्यमंत्री बने और उनको मैं एक प्रकार से उनको हमेशा पूरा सहयोग देने के लिए भी तैयार रहूंगा कि हरियाणा में जो चल रहे काम हैं वो लगातार उनको आगे बढ़ाते हुए जिस भी काम की उनको सहायता की जरूरत होगी, सहयोग की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है। आप अगले उसमें आएंगे। मनोहर खट्टर के मन में कोई खटास नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि नायब सिंह उनके दोस्त हैं। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद नायब सिंह सैनी ने काम भी संभाल लिया। मनोहर खट्टर ने खुद सचिवालय में नायब सिंह सैनी को उनकी कुर्सी पर बैठाया और मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नायब सिंह सैनी और उनके सभी मंत्रियों को ट्वीट करके बधाई दी है। और इसके बाद नायब सिंह सैनी कैमरे के सामने आए तो उन्होंने कहा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने जिस तरह जनता के लिए काम किए उन्हें वो आगे बढ़ाएंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने 48 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है। कल फ्लोर टेस्ट में वो अपना बहुमत साबित भी करेंगे। हमारे मंत्रिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो उनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं उनका धन्यवाद किया है। और कल विधानसभा का 70 वो मंत्रिमंडल के अंदर हमने डिसाइड किया है कि कल 11 बजे हमारे जो नवनियुक्त मंत्री गण हैं सभी और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि कल 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है। 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है उसको प्राप्त करेंगे। ये तो सही है कि मनोहर खट्टर ने पार्टी हाईकमान के फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी छोड़ दी। सिर्फ 10 घंटों में हरियाणा की सरकार बदल गई। हालांकि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ कहने, सुनने, समझने का मौका ही नहीं मिला। आज सुबह खबर आई कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का अलायंस टूट सकता है। मनोहर खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं और इसके बाद 11 बजे खट्टर राजभवन पहुंच गए। इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। पता यह लगा कि लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी और जेजेपी में बात नहीं बन पाई। कल शाम ही दुष्यंत चौटाला ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। 45 मिनट तक बात हुई। दुष्यंत चौटाला हरियाणा में 10 में से 2 लोकसभा सीटें अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं, लेकिन बीजेपी 10 की 10 सीटों पर लड़ने का मन बना चुकी थी, इसलिए बात नहीं बन पाई और गठबंधन टूट गया। हालांकि बीजेपी की आगे की रणनीति पहले से तैयार थी। बीजेपी के 2 ऑब्जर्वर अर्जुन मुंडा और तरुण चुग सुबह ही चंडीगढ़ पहुंच गए थे। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इंटरेस्टिंग बात है कि अनिल विज मनोहर खट्टर की गाड़ी में बैठकर उनके साथ ही विधायक दल की मीटिंग में पहुंचे। लेकिन मीटिंग में जब खट्टर ने विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा तो अनिल विज नाराज हो गए और बीच में ही मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। जब नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया तो अनिल विज अपने घर अंबाला चले गए और फिर शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। जब चंडीगढ़ में नायब सैनी शपथ ले रहे थे उस समय अनिल विज अंबाला में अपने घर पर अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ खेल रहे थे। अनिल विज का राजभवन में इंतजार हो रहा था। शपथ ग्रहण समारोह 10 मिनट लेट भी किया गया। मंच पर पहले 4 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन जब अनिल विज नहीं पहुंचे तो चौथी कुर्सी हटा दी गई। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया। मनोहर खट्टर से जब अनिल विज की नाराजगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने वजह तो नहीं बताई, लेकिन यह जरूर कहा कि वो अभी किसी बात पर नाराज हैं, लेकिन जल्दी ही उनकी नाराजगी दूर कर ली जाएगी। अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो हमारा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है। जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था उस समय संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी
ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराज़गी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज़ हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराज़गी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं। तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे। और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ, निश्चित रूप से नाम है। डिप्टी सीएम इनका नाम था सर, अनिल विज साहब का डिप्टी सीएम के रेस में नाम था ये कैबिनेट के लिए सर। देखिए, आज मंत्रियों के ही शपथ होनी थी तो मंत्रियों के उसमें था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए तो अगली बार करेंगे। नोट करने की बात यह भी है कि भले ही अनिल विज नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद न रहे हों, लेकिन दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी के 3 विधायक इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद दिखाई दिए। जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली, जोगीराम सिहाग और ईश्वर सिंह राजभवन में मौजूद थे। ये 3 विधायक वही हैं जो आज सुबह दुष्यंत चौटाला की मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। इनके अलावा जेजेपी के 2 और विधायक रामनिवास और रामकुमार गौतम भी दिल्ली में जेजेपी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा चुनाव में सीटों के लिए बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ा, लेकिन वो आगे क्या करेंगे इसे लेकर पार्टी की तरफ से आज कुछ नहीं बताया गया। दुष्यंत सिंह चौटाला ने सुबह सुबह ही दिल्ली में अपनी पार्टी के नेताओं और विधायकों की मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में 10 में से 5 एमएलए ही पहुंचे। मीटिंग खत्म होने के बाद जेजेपी की तरफ से कहा गया कि कल हिसार में नव संकल्प रैली होगी। आज की बैठक में जो कुछ तय हुआ है वो कल हिसार की रैली में अनाउंस किया जाएगा। हालांकि जेजेपी के जो 3 विधायक नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, उन्होंने नई सरकार की तारीफ की। जब उससे पूछा गया क्या वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो उन्होंने कहा वो राजनीति में क्या होने वाला है ये पहले से नहीं बताया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है किसान परिवार से हैं, हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि किसानों के बारे में जो है ये अच्छी तरह समझते हैं, तो उनकी समस्याओं का हल करने का काम करेंगे। अच्छा, जेजेपी से आप विधायक रहे हैं भी रहे थोड़े यहाँ नहीं, अब तो चलो आप वहाँ पे तो नहीं पहुँचे क्योंकि 5 जेजेपी में है विधायक, जेजेपी के ही हम अभी जेजेपी के रहेंगे और क्या है जेजेपी के विधायक। अच्छा, लेकिन नाराजगी है क्या जेजेपी से? कोई नाराजगी नहीं, बीजेपी को समर्थन देने के जेजेपी से रहेंगे। हमारा तो पहले भी था राज भी जी, लेकिन पहले जेजेपी का तो गठबंधन टूट गया। नहीं, अभी गठबंधन का है हमारा, तो पहले भी हम तो मुख्यमंत्री जी के पास थे, राज भी है। तो मतलब आप जेजेपी की आज वहाँ पर बैठक थी, वहाँ पर आप नहीं गए तो क्या माना जाएगा? नहीं, उसके मेरे पास सूचना नहीं थी। राजनीति में कोई भी भविष्यवाणी पहले नहीं की जा सकती, कौन कहाँ रहेगा। अब हमें पता था कि हम कांग्रेस में राजनीति करना चाहते थे, हमें जाके जेजेपी में चुनाव लड़ना पड़ा। ये राजनीति के गर्भ में होता है और आने वाला समय के साथ रहेंगे। देखिएगा, आने वाले समय में हम टोहाना के हित के लिए और मेरी टोहाने की जो जनता हमें कहेगी वो फैसला हम लेने का नहीं करेंगे। हरियाणा विधानसभा का सत्र कल बुलाया गया है, जिसमें नवाब सिंह सैनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे। हालांकि बीजेपी के पास नंबर्स हैं। जेजेपी के अलग होने के बाद भी बीजेपी के पास 90 में से 48 विधायकों का सपोर्ट है। क्योंकि आज जेजेपी के 5 विधायक अपनी पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंचे, तो ये सवाल भी उठा क्या वो बीजेपी के संपर्क में है। इसे लेकर मनोहर लाल खट्टर से पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। देखिए, हमारे टच में तो 90 के 90 विधायक हैं, हमारे अपने भी हैं। नहीं, हमारे, मैं तो 90 के 90 कह रहा हूँ, हमारे अपने भी तो हैं ही हैं, और साथ में जो इंडिपेंडेंट है, साथ में जो कांग्रेस के हैं, साथ में जेजेपी के हैं। कोई ऐसा नहीं है। खास करके जब मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ तो मुख्यमंत्री के नाते से सबका ही संबंध होता है, अच्छा संबंध होता है। हमारे पास वो काम भी लेके आते हैं। अब सामने वालों के मनों को नाप करके वो नापेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग उस नपाई में आए हैं, लेकिन एक रणनीति का विषय है, इस समय बताना उचित नहीं है, संभव नहीं है। धन्यवाद। हरियाणा में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस के लिए कोई चांस दिखाई नहीं देता। इसलिए आज जब बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का अलायंस टूटा तो कांग्रेस ने यह कहा यह सब बीजेपी और जेजेपी की मिली भगत है। ये सरकार कुछ कर नहीं पाई, इसलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए चेहरा बदला है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी समय मैंने कहा था ये गठबंधन मौका प्रस्ती का गठबंधन है, स्वार्थपूर्ण है, हरियाणा के हित का नहीं है, जनहित का गठबंधन नहीं है। और वो आज एक बात साबित हो गई। और इस मामले में जो आज गठबंधन टूटा है, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी कहा, दीपेंद्र ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि एक और समझौता हो गया है
गठबंधन तोड़ने का, तो लोगों को गुमराह करने का, क्योंकि इस 5 साल में हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है, कोई जनहित का काम कार्य नहीं किया, तो उस पर ये अपनी एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब चुनाव के ठीक समय पहले वो अपनी स्वयं चुनावी हार मान चुके हैं, मॉरली डिफीट हो चुके हैं। नैतिकता के तौर पे इस पार्टी को कुछ भी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि तुरंत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और चुनाव में चले जाना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि हरियाणा में जो फेरबदल हुआ है उसे लेकर विपक्ष के लोग कुछ भी कहें, लेकिन सच तो यह है कि इसका लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। करनाल से बीजेपी के एमपी संजय भाटिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी सारी की सारी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। फेर बदल को आप लोकसभा चुनाव के साथ, विधानसभा चुनाव के साथ मतलब लीडर उसके साथ जोड़ के मत देखिए। पार्टी किस समय क्या करती है, तो ये मैं समझता हूँ संगठन की राय मशवरा और वहाँ के विधायक दल का फैसला रहता है। हाँ जी, सीटें जीतेंगे आप लोग? 10 की 10 जीतेंगे। पिछली बार भी जीती थी 10 की 10। आज पूरा देश राममय है। आज मोदी जी ने इस देश को इतना ताकतवर देश बनाया और कहां तक लेके गए हैं। मुझे लगता है मनोहर लाल जी ने जिस तरह स्टेट को आज पूरे हिंदुस्तान के अग्रणी स्टेटों में बना दिया और मोदी जी ने जिस तरह देश को पूरी दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की ओर है, और मैं समझता हूं कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव से पहले जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन का फैसला किया, इस तरह के प्रयोग बीजेपी ने पहले भी किए। उत्तराखंड में आपको याद होगा तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई थी। गुजरात में विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। त्रिपुरा में विप्लव देव को हटाया गया था और कर्नाटक में येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया। कर्नाटक को छोड़कर बाकी जगह बीजेपी की रणनीति सफल रही। इसलिए हो सकता है कि खट्टर को बदलने के पीछे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से बचने की रणनीति हो। लेकिन यह सिर्फ एक कारण नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके काम पर होना है। इसलिए इसके पीछे कई दूसरे कारण भी हैं। नायब सिंह सैनी एक फ्रेश चेहरा है, उम्र कम है, किसी तरह का कोई बैगेज नहीं है, किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, संगठन के आदमी है और जातिगत समीकरणों में फिट बैठते हैं। नायब सिंह सैनी पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिसका हरियाणा में करीब 25% वोट है। इसके अलावा ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया वोट भी करीब इतना ही है, जबकि जाट वोटर्स की संख्या 30% है। क्योंकि पिछले चुनाव में जाटों का समर्थन बीजेपी को नहीं मिला था, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराला जैसे तमाम जाट नेता चुनाव हार गए थे। और अब वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इसलिए बीजेपी की निगाह नॉन जाट वोटों पर है। अब हरियाणा में 4 पार्टियां होंगी, बीजेपी, कांग्रेस, ओम प्रकाश चौटाला के आईएनएलडी और जयंत चौटाला की जेजेपी। यानी जाटों का वोट अगर बीजेपी को न भी मिला तो 3 पार्टियों में बटेगा, और अगर बीजेपी गैर जाट जातियों को अपने साथ कर लेती है तो 10 की 10 सीटें जीतने का लक्ष्य पूरा हो सकता है। और या फिर यह फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में काम आएगा। मुझे लगता है कि बीजेपी ने इसीलिए यह दांव चला है। हालांकि अब मनोहर लाल खट्टर का क्या होगा, क्या वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या संगठन में काम करेंगे, इसका फैसला बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग में होगा। हालांकि अभी बीजेपी ने हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं किए हैं, लेकिन बिहार के नाम लगभग तय हो चुके हैं। बीजेपी की चुनाव समिति की कल रात जो मीटिंग हुई थी उसमें बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात की ज्यादातर सीटों के नाम तय हो गए हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में अभी सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया है, इसलिए महाराष्ट्र की सीटों के नाम फिलहाल रोक कर रखे गए हैं। आज एकनाथ शिंदे और अजित पवार को दिल्ली आना था। दिल्ली में उनकी मीटिंग अमित शाह के साथ होनी थी, लेकिन ये मीटिंग टल गई है। अब ये दोनों नेता 1-2 दिन में अपनी सीटों की लिस्ट बीजेपी हाईकमान को भेजेंगे, उसके बाद फाइनल मीटिंग होगी। लेकिन पता चला कि बिहार की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं, जिनकी लिस्ट
कभी भी जारी की जा सकती है। बिहार में कौन किस सीट पर लड़ सकता है, किसका टिकट कट सकता है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, क्या बता सकते हैं अपने दर्शकों को हम बिहार की टिकटों के बारे में? और अजय जी, कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी उसमें बिहार का जब मामला आया तो बिहार में बीजेपी के पास जो मौजूदा 17 सीटें हैं, 17 के 17 बीजेपी पिछला चुनाव लड़ी थी और जीती थी, उन 17 सीटों पे चर्चा हुई है। उनमें से लगभग 13 पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। अगर सीट वाइज बात करें हम तो सबसे पहले सासाराम की सीट की बात कर ले, जहां पर छेदी पासवान मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। दूसरी बात करें शिवहर की, तो शिवहर में भी बीजेपी की मौजूदा सांसद हैं रमा देवी, लेकिन ये सीट बीजेपी जेडीयू के लिए छोड़ रही है। और जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली है, जेडीयू इस सीट को इस लिहाज से लेना चाहती थी कि वो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहती है। तीसरी सीट की बात कर लें मुजफ्फरपुर, वहाँ पर भी बीजेपी के अभी मौजूदा सांसद हैं अजय निषाद, जो कि सहनी समाज से आते हैं, लेकिन पार्टी ने उस सीट को अभी होल्ड कर रखा है, उस पर अपने उम्मीदवार को पर मुहर नहीं लगाया है, इस लिहाज से कि विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी से बातचीत चल रही है। अगर मुकेश सहनी आते हैं एनडीए फोल्ड में तो मुजफ्फरपुर की सीट उनको दी जा सकती है। अड़चन सिर्फ ये थी कि मुकेश सहनी ये चाहते हैं कि पार्टी सार्वजनिक तौर पे ये ऐलान करे कि केंद्र में 2024 में बीजेपी की सरकार आई तो सहनी कम्युनिटी को दलित कम्युनिटी में डाला जा सकता है, लेकिन बीजेपी इस तरह का ऐलान करने वाली नहीं। अब मुकेश सहनी बीजेपी के सामने उस समझौते की शर्त को हटाते हैं तो समझा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर की सीट उनको दे दी जाएगी, इसलिए मुजफ्फरपुर की सीट को अभी होल्ड पर रखा गया है। इसके अलावा एक दो सीटें और हैं जिसको होल्ड पर रखा गया है। जिन उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं, अगर उसके बारे में बताएं तो सबसे पहले छपरा की अगर बात करें तो राजीव प्रताप रूडी, एक बार फिर से पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, उनके नाम पर मुहर लगा दी गई है। दूसरे नाम की बात करें तो नित्यानंद राय, जो कि वर्तमान में गृह राज्य मंत्री हैं, उजियारपुर से एक बार फिर पार्टी उन्हें चुनाव में लड़ाने जा रही है। तीसरे नाम की पटना की बात करें तो पाटलिपुत्र ग्रामीण से रामकृपाल यादव को फिर से पार्टी चुनाव लड़ाने जा रही है। आरा की बात करें तो आरा पे एक बार फिर से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को चुनाव पार्टी लड़ाने जा रही है। लेकिन बक्सर की सीट जहाँ से अश्वनी चौबे केंद्रीय मंत्री हैं, वो अभी सांसद है, वहाँ से उस सीट को अभी होल्ड पर रखा गया है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण की बात करें तो डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, उन्हें पार्टी एक बार फिर से चुनाव लड़ाएगी। पूर्वी चंपारण की बात करें, राधा मोहन सिंह मौजूदा सांसद हैं, पार्टी एक बार फिर से उनको चुनाव लड़ाने जा रही है, उनके नाम पर भी मुहर लगा दिया गया है। बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, एक बार फिर से उनके नाम पर मुहर लगा दिया गया है। दरभंगा की सीट की बात करें तो गोपाल जी ठाकुर, एक बार फिर से उनके नाम पर मुहर लगा दिया गया है। तो इस तरह आप देखें तो जो बड़े नाम हैं उनमें से अधिकांश को केंद्रीय चुनाव समिति ने एक बार फिर से चुनाव में उतारने का फैसला किया। हालांकि रजत जी, इसमें दिलचस्प चीज़ ये है कि ऐसा नहीं था कि ये उन संसदीय क्षेत्र से सिंगल नाम थे। लगभग हर एक नाम पर जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर 2 से 3 उम्मीदवार थे और पार्टी ने उन सभी उम्मीदवारों पर विचार करने के बाद एक बार फिर से उन बड़े चेहरों को ही चुनाव में उतारा है। निश्चित तौर पे जिन सीटों को अगर होल्ड पे वाली स्थिति को अगर कह दिया जाए तो उनको छोड़ के बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। अब बात चल रही है एलजेपी के साथ कि पशुपतिनाथ पारस के साथ आज बीजेपी के नेता मंगल पांडे की मुलाकात भी हुई। दूसरी तरफ चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि पशुपति पारस या उस गुट से उनका कोई लेना देना नहीं। एलजेपी का जो पिछला फॉर्मूला था उसमें अगर एक सीट कम भी मिलता है तो वो इस समझौते को तैयार होंगे, लेकिन वो सीट पशुपति पारस को नहीं जानी चाहिए और हाजीपुर की सीट पे तो अड़े ही हैं। सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिल रही है, बीजेपी हाजीपुर की सीट को लेकर चिराग पासवान को ही के हिस्से में देने को तैयार है। रजत जी, देवेंद्र, आपने जितनी सिस्टमेटिक तरीके से पूरी जानकारी दी है उसके बाद बहुत कुछ पूछने के लिए नहीं बचता। बस सिर्फ 2 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा हमेशा होती है और ये बीजेपी के बड़े नेता हैं। एक तो राजीव प्रताप रूडी और दूसरे रविशंकर प्रसाद। इनके बारे में क्या जानकारी है? और छपरा की सीट जो कि सारण वाली सीट है, राजीव प्रताप रूडी का टिकट ऑलरेडी फाइनल कर दिया गया है। और पटना साहिब सीट जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, उनके नाम को लेकर हमें जानकारी मिली कि हालांकि उनका नाम पहला नाम है, लेकिन उसके साथ साथ 2 और मजबूत नाम हैं वहाँ पे जो कि युवा नेता हैं। उनमें से एक हैं नितिन नवीन और दूसरे हैं ऋतुराज सिन्हा। इन दोनों का नाम था और शायद सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि उस पर थोड़ा सा विचार अभी होना बाकी रह गया। लेकिन रविशंकर प्रसाद के लिहाज से अगर बात करें
तो पार्टी के अभी मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को अगर छोड़ दें तो उसके बाद के लीग में सबसे प्रभावशाली वक्ता के तौर पे जाने जाते हैं। और हम सभी देखते हैं कि जब जब पार्टी के सामने कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात होती है, पार्टी रविशंकर प्रसाद को ही आगे करती है और ऐसे में समझा जा सकता है कि शायद उनके नाम पर मुहर लग जाए। लेकिन अभी तक सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिली है, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उस सीट पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया, अभी लिया जाना बाकी है। और रविशंकर प्रसाद एक अच्छे वक्ता होने के साथ साथ बड़े अच्छे वकील भी हैं, बहुत पुराने नेता हैं और बड़े प्रभावशाली नेता रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र। देवेंद्र ने जो बताया उसके मुताबिक बिहार में बीजेपी 40 में से 17 सीटों पर लड़ेगी। इस वक्त बिहार में बीजेपी के 17 एमपीज हैं। इनमें से ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों को रिपीट किया जाएगा। नाम आपको एक बार फिर से बता देता हूं: गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, आर.के. सिंह, रामकृपाल यादव, संजय जायसवाल। इन सबका चुनाव लड़ना लगभग तय है। पटना साहिब सीट से रविशंकर प्रसाद की उम्मीदवारी पर अभी फैसला होना बाकी है। देवेंद्र ने बताया कि शिवहर सीट पर इस बार बीजेपी जेडीयू को टिकट दे सकती है, इसलिए इस सीट से मौजूदा बीजेपी सांसद रमा देवी का टिकट कट सकता है। बक्सर और मुजफ्फरपुर की सीट पर उम्मीदवारों के नामों का फैसला अभी नहीं हुआ है। ये सीटें होल्ड पर रखी गई हैं। बीजेपी अपने कोटे की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है, लेकिन मामला चिराग पासवान को लेकर फंसा हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटों पर लड़ना चाहती है और इनमें से एक भी सीट चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के गुट को नहीं देना चाहते, इसलिए बात अटकी हुई है। और लेकिन लगता है कि 1-2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। एक तरफ बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सोच विचार चल रहा है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव गौ सेवा में लगे हैं। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने घर में बनी गौशाला में गायों के बीच नजर आ रहे हैं। यह वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी ने लिखा, आपाधापी और व्यस्तता के बीच जब भी वक्त मिलता है अपने आवास में बनी गौशाला में गौ माता की शुभता और दिव्यता के दर्शन, सेवा एवं देखभाल करने का मौका नहीं चूकता हूं। गौ माता के प्रति माता पिता के कारण बचपन से ही गहरा स्नेह, श्रद्धा और लगाव रहा है। अब जरा कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने आज अपने उम्मीदवारों की सेकंड लिस्ट जारी कर दी। 6 राज्यों की 43 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में प्रोमिनेंट उम्मीदवारों में लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई, कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम शामिल है। गौरव गोगोई इस बार अपनी परंपरागत कालियाबोर सीट के बजाय जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पिछले इलेक्शन में जोधपुर से चुनाव हार गए थे, इसलिए इस बार वो जोधपुर के बजाय जालौर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को उनकी परंपरागत सीट छिंदवाड़ा सीट से ही कांग्रेस का टिकट मिला है। कांग्रेस ने आज असम की 12 सीटों पर, गुजरात की 7 सीटों पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 10-10 सीटों पर और उत्तराखंड की 3 और दमन दीव की 1 सीट के लिए अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में क्या क्या खास है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं विजय लक्ष्मी के पास। विजय लक्ष्मी, जो आपने नाम शेयर किए थे, मैंने बताए हैं दर्शकों को, इस लिस्ट को अगर एनालाइज करें सारे नामों को, तो क्या खास बातें आप इसके बारे में बता सकती हैं? देखिए, इस दूसरी लिस्ट में कांग्रेस पार्टी के अगर बड़े नामों की बात करें तो उसमें छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम, जालौर से वैभव गहलोत का नाम और जोरहाट से गौरव गोगोई का नाम है। ये तीनों सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन है कांग्रेस पार्टी के और इन 3 में से 2 नेता अपनी सीट जो है परंपरागत सीट से हट करके इस बार एक नई सीट पर चुनाव लड़ेंगे। गौरव गोगोई कारियाबोर, क्योंकि सीट डिलिमिटेशन में बदल गई है, उस सीट का नाम अब काजीरंगा हो गया है और पहले जो स्ट्रीट का स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर था उसमें मुस्लिम बहुल काफी सारे असेंबली सेगमेंट्स थे, लेकिन अब डीलिमिटेशन के बाद जोरहाट उनके लिए ज्यादा सेफ सीट है, इसलिए अब गौरव गोगोई जोरहाट से 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आएंगे। जहां तक बात है वैभव गहलोत की, जोधपुर से पिछली बार काफी बुरे अंतर से वो हारे थे, 2,74,000 के करीब का मार्जिन था जिससे वैभव गहलोत पिछली बार लोकसभा चुनाव हारे थे। इस बार जालौन वो गए हैं। जालौन में अगर माली कम्युनिटी की बात करें तो 10% के करीब का माली कम्युनिटी का वोट है, उनके पिता की परंपरागत सीट है। और जालौन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी ने 3 असेंबली सेगमेंट्स 3 असेंबलीज जीती, जबकि जोधपुर में महज 1 असेंबली सीट जो कि खुद उनके पिता अशोक गहलोत ने जीती। तो असेंबली वाइज जालौर का जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो अच्छा था। वहां पर कास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो भी वैभव गहलोत के को हेल्प करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसलिए इन दोनों नेताओं ने अपनी अपनी जो सीटें हैं वो बदली। लेकिन काफी अगर सेकंड सीट की बात करें, मध्य प्रदेश में काफी बड़े दिग्गज नाम कांग्रेस पार्टी के हैं जो पिछले दिनों जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही या उससे पहले जो सरकारें नहीं उसमें लोकसभा का चुनाव लड़े और मंत्री बने, वो तमाम नाम इस लिस्ट से नदारद थे, चाहे फिर बात दिग्विजय सिंह की हो, कमलनाथ की हो। राजस्थान की भी जहां तक बात करें, अशोक गहलोत भी जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़े, सचिन गहलोत ने भी दौसा से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह अलवर से लोकसभा का चुनाव लड़ते आए। लेकिन ये तमाम बड़े दिग्गज जो यूपीए के टाइम में लोकसभा के चुनावी मैदान में नजर आते थे, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड से कांग्रेस पार्टी ने जो उनके मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उनको एक बार फिर से टिकट दिया है। अब्दुल बारिक जो बारपेटा से कांग्रेस पार्टी के सिटिंग सांसद थे, उनका टिकट आसाम से कांग्रेस पार्टी ने काटा है। आसाम से लगभग सारी सीटों का डिक्लेरेशन कांग्रेस ने कर दिया है। 12 सीटें, एक लखीमपुर की सीट बची है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी अलायंस में अपने अलायंस पार्टनर को वहां पर देगी। तो ऐसे में अब उम्मीद करना कि अब्दुल खालिक को कहीं और से कांग्रेस पार्टी अकोमोडेट कर पाएगी, वो बेमानी सी बात होगी। तो एक सिटिंग एमपी का टिकट आसाम में कांग्रेस पार्टी ने काटा है। मध्य प्रदेश में नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। पिछली बार नकुल नाथ जीते भी थे, लेगेसी भी है उनके पिता की, लेकिन उनके पिता कमलनाथ चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर के बड़े चेहरों की बात करें तो निराशा ही कांग्रेस की सेकंड लिस्ट में नजर आती है। सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन जो हैं वो भी अपनी सीटें बदल करके कल भी आपने विजयलक्ष्मी ये कहा था, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। और कल भी आपने कहा था कि बड़े चेहरे जो हैं वो कांग्रेस की लिस्ट में नजर नहीं आएंगे और वही बात आज दिखाई दे रही है और इसका असर जरूर पार्टी के मोराल पर पड़ता है। विजयलक्ष्मी, आज इतना ही समय है लेकिन आपने लगभग पूरी अच्छे तरह से कांग्रेस की सीट जो जितनी सीटें हैं उनको एनालाइज कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी बीजेपी और कांग्रेस ने सारे उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किए हैं, पर कई जगह आपको बड़े इंटरेस्टिंग मुकाबले देखने को मिलेंगे, ये तय हो गया है। जैसे बीजेपी ने अलवर से भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, उनका पहला लोकसभा चुनाव होगा। अब तक भूपेंद्र यादव पर्दे के पीछे से चुनावी रणनीति बनाते थे, दूसरों को लड़वाते थे। अब उनका मुकाबला कांग्रेस के ललित यादव से होगा। ललित यादव युवा नेता हैं और मुंडावर सीट से विधायक हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का अच्छा अनुभव है। इसी तरह तिरुवनंतपुरम से 3 बार चुनाव जीत चुके शशि थरूर का मुकाबला राजीव चंद्रशेखर से है। राजीव चंद्रशेखर केंद्र सरकार में मंत्री हैं लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो अब तक राज्यसभा में रहे हैं। वैसे भी केरल बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा वालों को लोकसभा चुनाव लड़वाने का फैसला किया है, इसलिए चुनाव लड़ना उनकी मजबूरी है। राज्यसभा के मेंबर और मोदी सरकार के एक और मिनिस्टर मनसुख मांडविया भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पोरबंदर में मनसुख मांडविया का मुकाबला कांग्रेस के ललित भाई वसोया से होगा। राजस्थान में एक इंटरेस्टिंग मुकाबला जालौर में दिखाई देगा। यहां अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के सामने बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी होंगे। जालौर में बीजेपी ने 3 बार के एमपी देवजी एम पटेल का टिकट काटकर लुम्बाराम चौधरी को मौका दिया है। जोधपुर में पिछले चुनाव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव को 2.25 लाख वोटों से हराया था। इस बार जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह से होगा। लोकसभा चुनाव की जब हम बात कर ही रहे हैं तो इश्यूज की बात भी आती है और कल से यह लग रहा है कि सीए
इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा इशू बन सकता है। आज सीए के खिलाफ असम, पश्चिम बंगाल और केरल में प्रोटेस्ट दिखाई दिए। सीए के खिलाफ पहला विरोध प्रदर्शन केरल में हुआ। केरल में मुसलमानों की आबादी लगभग 26% है, इसलिए यहां के सभी प्रमुख दल जोर शोर से सीए की मुखालफत कर रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस के यूथ विंग एनएसयूआई ने कोच्चि और त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ये कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है। पुलिस ने इन सभी प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटाया। केरल के सत्तारूढ़ पार्टी के यूथ विंग डीवाईएफआई ने कोझिकोड में प्रोटेस्ट मार्च किया। फेटर्निटी पार्टी के सपोर्टर्स ने भी कोझिकोड में अचानक प्रोटेस्ट शुरू किया। इसके बाद केरल पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों की हिरासत में लिया। कासरगोड में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के यूथ लीग के कार्यकर्ताओं ने सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुस्लिम लीग ने सीए पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कोर्ट से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और सीए अमेंडमेंट रूल 2024 को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि वो सीए को केरल में लागू नहीं करेंगे। कांग्रेस महात्मा गांधी onwards, all our other leaders, इस कानून पर जब सत्ता में आएगी तो सीए को रद्द कर देगी। कांग्रेस इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा, देश में पहली बार धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला कानून बना दिया गया है। बीजेपी ने सीए के जरिए मुसलमानों को टारगेट करने का मैसेज दिया है। थरूर ने कहा, अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सीए को रद्द कर दिया जाएगा। And Mahatma Gandhi onwards, all our other leaders, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, Dr. Ambedkar said, no, religion will not be the basis of our nationhood. This is the first time that into the principle of citizenship, you are finding a law being brought in that actually discriminates by excluding people of one particular faith. By exclude people of only one religion, there is a pure communal message, a dog whistle as they say, a whistle to some people saying your communal agenda is what we are pursuing. That is unacceptable to us. It is clearly timed 4 years after the passage of the bill, just for their benefit in these elections. And I will say to you that I am fully in support of the decision of the India Alliance's Indian Union Muslim League to go to the Supreme Court against this. And I must say, if the India Alliance and the Congress Party come to power, we will withdraw this provision in the law beyond any shadow of a doubt. It's going to be in our manifesto. We will not support introducing religion into our citizenship and into our nation's life. This is wrong, and we certainly should not tolerate it in the interests of our country. हालांकि सीए का, इसके रूल्स का भारत में रहने वाले मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने देखा कि कैसे शशि थरूर ने अटैक किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज सीए को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला किया। ओवैसी ने कहा कि सीए तो बहाना है, बीजेपी का असली मकसद तो एनपीआर और एनआरसी लागू करना है। ओवैसी ने कहा कि सीए के बाद अब बीजेपी की सरकार लोगों से बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगी, पासपोर्ट मांगेगी, नागरिकता के सबूत मांगेगी और फिर मुसलमानों को अपने ही मुल्क में दर बदर फिरने को मजबूर कर देगी। ये बीजेपी का असली गेम है। ओवैसी ने कहा कि सीए तो इस गेम प्लान की शुरुआत भर है, इसीलिए इस खेल को इसी स्टेज पर रोकना जरूरी है। CAA को आपको एनपीआर और एनआरसी से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि एनपीआर एनआरसी आएगा? उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपये उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया
और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है बताओ? कर लिया है उसको आप देश में करना चाहते हैं। जिस देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, इस देश में बर्थ सर्टिफिकेट का कानून 1959 तक नहीं था। 1996 में सरकार ने कहा कि सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। ये फ्यूचर में सब तमाशे करना चाहते हैं। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? ओवैसी ने अमित शाह पर हमला किया, लेकिन आज अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने साफ किया कि CAA को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनका कोई आधार नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि CAA नागरिकता देने का कानून है, इससे किसी भारतीय की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि मुसलमानों को भी देश में वही हक है जो हिंदुओं को या किसी दूसरे धर्म के लोगों को है। किसी भारतीय नागरिक से सिटीजनशिप साबित करने वाले कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। CAA का गैर कानूनी तौर पर भारत में रह रहे लोगों को डिपोर्ट करने वालों से कोई वास्ता नहीं है। होम मिनिस्ट्री ने कहा अपनी तरफ से CAA को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों पर स्थिति साफ करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए अमित शाह खुद मैदान में आए। अमित शाह आज ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में थे। यहां अमित शाह ने कहा CAA लागू करके बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया है। होम मिनिस्टर ने कहा कि नागरिकता देने का प्रस्ताव भारत के संविधान में आजादी के बाद ही कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के चक्कर में इसे इंप्लीमेंट नहीं किया। हमने कहा था हम CAA लाएंगे। कांग्रेस पार्टी CAA का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ हरेक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर, ये अधिकार हमने इनको दिया है। लेकिन अमित शाह की इन बातों का कांग्रेस समेत दूसरे विरोधी दलों के नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ा। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया वो किसी कीमत पर CAA को लागू नहीं होने देंगी। बंगाल में कल से ही बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने आज बंगाल के मुसलमानों को डराया। ममता बनर्जी ने आज नॉर्थ 24 परगना में एक बड़ी रैली की। इस रैली में ममता ने कहा कि CAA लागू करके बीजेपी हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन करना चाहती है। बीजेपी की नीयत में खोट है, इसीलिए CAA के रूल्स एंड रेगुलेशन उस दिन जारी हुए जब रमजान का महीना शुरू हुआ। ममता ने कहा कि बीजेपी इसके बाद
एनआरसी और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर लाकर लोगों से नागरिकता छीन लेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जैसे ही लोग सीए के तहत सिटीजनशिप की अर्जी देंगे, उनकी नौकरी, उनकी प्रॉपर्टी सब छीन ली जाएगी और फिर सबको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। फिर नानान रकम कथा बोलबे, आपको कोई अधिकार नहीं जाएगा, सब रहेगा, वो झूठा है, वो जुमला है, सब किन्तु राष्ट्रहीन हो जाबे। এই কে এনআরসির সাথে যুক্ত মনে রাখবেন, কোনো ক্ল্যারিটি নেই। আজকে যে বিজেপির নেতারা বলছেন কে করে দিলাম, অধিকার দিয়ে দিলাম, এবার আমি আপনাদের কাছে কয়েকটা কোশ্চেন করছি। তাহলে আপনাদের সম্পত্তি কি হবে, আপনাদের চাকরি বাকরি কি হবে, আপনাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা কি হবে, সবটাই বেআইনি ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে, আপনাদের কোনো অধিকার থাকবে না। এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন। আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় হাজার বার। আমরা মানছি না, আমরা মানব না। বাংলায় আমরা থাকতে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, কোনো এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না। এর জন্য যদি আমার জীবনও যায়, আমি জীবন দিতে তৈরি। বাংলার মানুষের অধিকার আমি কিছুতেই কাটতে দেব না। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध असम में भी जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। लगभग 20 संगठनों ने ऐलान किया कि वो असम में किसी भी कीमत पर सीए लागू नहीं होने देंगे और इसकी बड़ी वजह असम में पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश से आए शरणार्थी हैं। आज गुवाहाटी में कई संगठनों ने सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस मुद्दे पर कांग्रेस, एआईयूडीएफ और आसू जैसी पार्टियां एक साथ हैं, लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा सीए पर सबकी अपनी राय हो सकती है, सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। अगर आप ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी की बात को गौर से सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों के खिलाफ सीए के खिलाफ कोई ठोस तर्क नहीं है। कि दोनों कह रहे हैं कि इसके बाद एनआरसी आएगा, एनपीआर आएगा और जब ये कानून आएंगे तो कागज मांगे जाएंगे, मुसलमानों से नागरिकता के सबूत मांगे जाएंगे और इस बहाने मुसलमानों को बेघर और बेसहारा कर दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप्स में भेज दिया जाएगा। असल में इन सब बातों का सीए के कानून से कोई लेना देना नहीं है। सीए किसी की नागरिकता को खत्म नहीं कर सकता। हां, यह बात मानी जा सकती है कि यह कानून इलेक्शन से ठीक पहले आया, इससे वोट पोलराइज हो सकते हैं, पर सवाल यह भी है कि क्या वोटों को पोलराइज करने का काम सिर्फ कानून लाने वाले करना चाहते हैं, सिर्फ बीजेपी करना चाहती है? केरल में, असम में, बंगाल में जिन इलाकों में बड़ी संख्या में मुसलमान भाई बहन रहते हैं, वहां इस इशू को जोर शोर से कौन उठा रहा है? अभी से एनआरसी और एनपीआर की बातें करके मुसलमानों को कौन डरा रहा है? कागज दिखाने और डिटेंशन सेंटर की बात कहकर मुसलमानों के दिल में खौफ कौन पैदा कर रहा है? क्या यह वोटों को पोलराइज करने का फॉर्मूला नहीं है? जिन बातों का सीए से कोई मतलब नहीं है, उनका जिक्र करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कौन कर रहा है? इसीलिए कहा कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी के साथ अलायंस के बाद आज अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। कल रात बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टियों के साथ अलायंस का ऐलान किया था। बीजेपी तेलंगाना में 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि टीडीपी 17 और जनसेना पार्टी 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। सीट शेयरिंग फायर होने के बाद आज अमित शाह ने सिकंदराबाद में बीजेपी के सोशल मीडिया वॉरियर्स की एक मीटिंग में हिस्सा लिया और इसके बाद हैदराबाद में बीजेपी का विजय संकल्प सम्मेलन हुआ। यहां अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम तीनों पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण और परिवारवाद के एजेंडे पर चल रही हैं, इसलिए तेलंगाना के लोग सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। 3 पार्टियों के सामने तेलंगाना की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को चुनना है।
एक कांग्रेस पार्टी, दो टीआरएस, तीसरा मजलिस। परंतु पार्टी कहने को तीन है मगर एजेंडा एक ही है। एक कांग्रेस और टीआरएस मजलिस के एजेंडे पे चलते हैं, मजलिस का एजेंडा लागू करते हैं। मुझे भाइयों और बहनों बताओ, हैदराबाद स्थापना दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये मुस्लिम रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलो, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? क्या कांग्रेस हटा सकती है? टीआरएस हटा सकती है? मजलिस हटाना चाहती है? ये तीनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ये तीनों पार्टियां एक है। तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी 4 पीढ़ी से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यहां केसीआर और केटीआर, और यहां पर भी मजलिस में भी 4 तो आ गए हैं, न जाने कितने आएंगे। आज तेलंगाना में अमित शाह ने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस तीनों एक ही तरह की पार्टियां हैं। उन्होंने अलग अलग तरीके से कहा ये तीनों मुसलमानों के लिए हैं। अमित शाह ने बार बार कहा ये तीनों मुस्लिम अपीजमेंट करती हैं। लगता है कि तेलंगाना में बीजेपी का फोकस इसी कैंपेन पर होगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से लोगों को कन्विंस कर दिया था कि अंदर ही अंदर बीजेपी और बीआरएस, मोदी और केसीआर मिले हुए हैं। यह भी इंप्रेशन दे दिया कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। इसका नुकसान बीजेपी को भी हुआ और केसीआर को भी। मुसलमान वोटर्स ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। इस बार अमित शाह ने पहला वार कर दिया है। उन्होंने बड़ी चतुराई से कांग्रेस और केसीआर दोनों को डिफेंसिव पर डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 राज्यों में 2 अनूठे तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहले अहमदाबाद में मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी इसी आश्रम में रहे थे। ये उनका पहला ठिकाना था। यह आश्रम खंडन में बदल गया था, लेकिन मोदी ने इस स्मारक का रीडेवलपमेंट कराया और आज इसका उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम में गांधी आश्रम मेमोरियल के मास्टर प्लान को लॉन्च किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि जो देश अपनी विरासत को नहीं संजोते वो अपना भविष्य खो देते हैं। मोदी ने कहा कि साबरमती आश्रम ऐतिहासिक धरोहर है। कभी ये 120 एकड़ में फैला था, लेकिन अब ये 5 एकड़ में सिमट गया है। मोदी ने कहा जिस आश्रम ने देश में आजादी की लौ जलाई, उसे सहेजने की जिम्मेदारी पूरे देश के लोगों की है। गुजरात में शांति का संदेश देकर मोदी राजस्थान पहुंचे। पोखरण में भारत की शक्ति दुनिया को दिखाई। पोखरण में मोदी ने भारत शक्ति कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने शोकेस किया। तोपों, टैंकों की गर्जना से आज एक बार फिर पोखरण गूंज उठा। खास बात यह थी कि इस ड्रिल में सिर्फ भारत में बने रक्षा उपकरणों और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस प्रोग्राम में 31 देशों के डेलीगेट भी मौजूद थे। इस ड्रिल में थल सेना ने भारत में बने T-90 टैंक्स, धनुष सारंग गन सिस्टम, आकाश वेपन सिस्टम, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की क्षमता का प्रदर्शन किया। एयरफोर्स के तेजस फाइटर जेट, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने इस ड्रिल में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा यह वही पोखरण है जहां दुनिया ने भारत की न्यूक्लियर पावर देखी। अब इसी पोखरण में दुनिया स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का दम देख रही है। आज नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में 2 तरह के संदेश दिए, एक पीस का और एक पावर का, एक शांति का, एक शक्ति का। सुबह साबरमती आश्रम जाकर गांधी आश्रम के विस्तार और पुनर्निर्माण की बात की। महात्मा गांधी के अहिंसा और शांति के विचार पर आधारित
वर्ल्ड क्लास म्यूजियम का प्लान बताया। ये शांति दूत का मैसेज था। शाम को न्यूक्लियर पावर की धरती पोखरण में जाकर दिव्यास्त्र की बात की, भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। ये शक्ति दूत का संदेश था।